नमस्कार, मेरी बात सुनो पर आप सभी का स्वागत है। नीलोत्पल मृणाल की लिखी किताब डार्क हॉर्स के सफर में आज हम पहुंच चुके हैं इसके तीसरे अध्याय पर। मुखर्जी नगर की उन तंग गलियों में जहां सिर्फ धूप कम और उम्मीदें ज्यादा पहुंचती हैं, वहां सपनों का सौदा कैसे होता है। क्या एक चाय की चुस्की और पुराने अखबार के पन्नों के बीच छिपे भविष्य को हम आज देख पाएंगे? चलिए आज की बात शुरू करते हैं डार्क हॉर्स के अध्याय 3 के साथ। अध्याय 3। अब संतोष अपने सपनों के नगर मुखर्जी नगर में खड़ा था। चारों तरफ सफल अभ्यर्थियों के पोस्टर ही पोस्टर। इनकी सफलता का शिल्प रचने वाले महान कारीगरों के नामचीन कोचिंग के होर्डिंग्स। भिन्न भिन्न मुद्राओं में बातचीत और चिंतन कर आ जा रहे भविष्य के सिविल सेवक। जूस की दुकान पर सूखे और बाढ़ की चर्चा। चाय की दुकान पर जीडीपी पर बहस। कोचिंग से छूटे किताब से भरे बैग वाले छात्र का तुरंत किताबों की दुकान पर ये दिल मांगे मोर टाइप से किताब ढूंढना। ठीक वैसी नजर से जैसे बगुला सागर में मोती ढूंढ रहा हो। पराठे की दुकान पर आतंकवाद से निपटने की चर्चा। ऐसा अद्भुत नगर था मुखर्जी नगर। अभी अभी मुखर्जी नगर उतरा संतोष, जो अपने दिल में तैयारी का एक दिया लिए उतरा था। ऐसे दृश्यों को देखकर अब वो कुछ ही पल में मशाल बन चुका था। बिजली के खंभों और पेशाब घरों में लगे 1 से 900 रैंक तक के सभी सफल छात्रों के पोस्टर में संतोष खुद को महसूस कर रहा था। वह इस नई दुनिया का हिस्सा बनकर गौरवान्वित था। 10 से 15 मिनट तक इस एहसास को पी लेने के बाद उसने अपने फोन में एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ राय साहब नमस्कार। हम संतोष बोल रहे हैं। यहां मुखर्जी नगर पहुंच गए हैं, संतोष ने कहा। उधर से राय साहब की आवाज आई। स्वागत है। स्वागत है भाई। कहां पर हैं अभी आप? जी, ये बत्रा सिनेमा के ठीक सामने खड़े हैं। एक ठो जूस का दुकान है, उसी के पास है। संतोष ने इधर उधर नजर टटोलते हुए कहा। बस 10 मिनट रुकिए, वहीं हम आते हैं, कहकर राय साहब ने फोन काटा। संतोष की राय साहब से मुलाकात बोकारो में एक शादी के दौरान हुई थी। राय साहब ने तभी संतोष को अपना पता ठिकाना और नंबर देते हुए कहा था, अगर दिल्ली में मन हो तैयारी करने का तो जरूर बताइएगा। राय साहब का पूरा नाम कृपाशंकर राय था। वे मूलतः यूपी के गाजीपुर से थे। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए रह रहे थे। पिछले साल ही उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की मुख्य परीक्षा दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए करने के बाद उन्होंने बीएड भी कर रखा था। किसान परिवार से थे पर किसानी ठीक ठाक थी। पिता खेतीबाड़ी से मजबूत थे। कृपाशंकर के झड़ते बाल और तेजी से लटकती झुर्रियों के अदब में साथी उन्हें राय साहब कहते थे। अरे लीजिए, आ ही गए आप भी आईएएस बनने। सामने से आते हो संतोष को गले लगाते हुए राय साहब ने कहा। देखिए, अब आपकी शरण में है, जो बना दीजिए, आईएएस या आईपीएस। संतोष ने अपनी चॉइस बताते हुए कहा। बातों से स्पष्ट था, वह राजस्व सेवा में नहीं जाना चाहता था। 5 फीट 6 इंच अंडर शर्टिंग किए हुए, खुद से सिलवाया हुआ सफेद पर फिरोजी चेक की शर्ट और काली पैंट पहने, बड़ा बकलस वाली बेल्ट, बिना फ्रेम का चश्मा लगाए और पैरों में सफेद मोजे पर अपनी साइज से 2 नंबर ज्यादा का लाल कलर का फ्लोटर पहने राय साहब एकदम 2007 मॉडल अरस्तु लग रहे थे। कहा, चलिए रूम पर चलते हैं, राय साहब ने हाथ से इशारा करते हुए। हाँ चलिए, देखें आपका महल, संतोष ने भरे उत्साह से कहा। महल नहीं, कुटिया कहिए। तपस्या करना होता है, राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ रूम है आपका? संतोष ने पूछा। बस यहीं 5 मिनट में नेहरू विहार में है। चलिए न, पैदल ही पहुंच जाएंगे, राय साहब ने कदम बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, ये सब इलाका मुखर्जी नगर में ही है ना? संतोष ने पूछा। हाँ,
यहाँ सारी कोचिंग है और बस नाले के पास सटा हुआ है नेहरू विहार। सब एक ही एरिया है। नाले के पार, संतोष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। घबराइए नहीं, उस पर पुल बना हुआ है। नाला तैर कर नहीं जाना है, राय साहब ने कहा। दोनों ठहाका मार हंसने लगे। संतोष राय साहब की वाक्पटुता पर मोहित होने लगा था। मन ही मन सोचा, ये होती है खास बात आदमी में, ऐसे नहीं मेंस दे दिया है IAS का। संतोष बड़ा वाला बैग दोनों हाथों से पकड़े, छोटा वाला पीठ पर लटकाए राय साहब के साथ चलने लगा। तैयारी करने के लिहाज से 5 साल जूनियर होने के कारण उसने खुद से सीनियर राय साहब को बैग पकड़ने के लिए देना उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ पहले से ही कपार पर ज्ञान का बोझ उठाए राय साहब ने अपनी तरफ से अतिरिक्त बोझ उठाना जरूरी नहीं समझा। कुछ ही मिनट में दोनों नाला पार कर नेहरू विहार के फ्लैट नंबर 394 के नीचे पहुंच गए। संतोष ने मकान देखते ही कहा, महाराज एकदम झकास है राय साहब, पूरा ले लिए हैं क्या? राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर तो आइए, ऊपर 3rd फ्लोर पर है अपना, इसमें 4 फ्लोर है। 8 लड़का रहता है। सब फ्लोर पर 25 गज का एक कमरा है। देखिएगा थोड़ा सीढ़ी पर सर बचाकर चढ़िएगा। कितने का है राय साहब कमरवा? संतोष ने पूछा। 4000 प्लस बिजली पानी है संतोष जी, राय साहब ने आंखें तरेर कर बताया। ऊपर कमरे तक पहुंचते संतोष का दम फूल चुका था। इतना भारी बैग लेकर चढ़ना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा था। दमे के मरीज की तरह हाफ रहा था बेचारा। राय साहब ने ताला खोला और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। घुसते ही संतोष को एक ऐसी गंध आई जिसे उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। एकदम नया, घिन्हा फ्लेवर था। दुर्गंध में भी इतनी वैरायटी होती है, यह संतोष ने अभी अभी जाना था। ऐसी दुर्गंध भागलपुर सब्जी मंडी में बरसात के दिनों में भी नहीं सूंघी थी उसने। ओकाई आने लगी पर मजबूरी में अगले ही क्षण उसने अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण कर उस दुर्लभ दुर्गंध से अनुकूलता बिठाकर खुद को एडजस्ट कर लिया था। दिल्ली उतरते ही समझौतावादी हो गया था बेचारा संतोष। आपको कुछ महका क्या संतोष भाई? राय साहब ने संतोष को नाक सिकोड़ते देखते ही पूछा। नहीं नहीं, रूम बंद होगा ना, इसलिए। वैसे ठीक है, संतोष ने नाक पर एक हाथ फिराकर कहा। अरे जब आपका फोन आया तब हम खाना का टिफिन खोले थे, ऐसे ही खुला छोड़ निकल गए। वही थोड़ा स्मेल मार रहा है, राय साहब ने खुले टिफिन को चटाई से हटाते हुए कहा। संतोष के लिए सोचना लाजिमी था कि जब खाना ऐसा गंध कर रहा है तो बाथरूम की दशा क्या होगी। संतोष को रूम पर बिठाकर राय जी दूध का पैकेट लाने नीचे चले गए। संतोष ने कुर्सी पर बैठे बैठे एक नजर उस पूरे कमरे पर दौड़ाई। दरवाजे से घुसते ही बाईं ओर दुर्लभ शौचालय था। उसकी दशा देख कोई भी राय साहब के सामाजिक दायरे का अंदाजा लगा सकता था। दुर्गंध बता रही थी कि दिन भर में कम से कम 15 लोग जरूर उस बाथरूम में मूतने जाते होंगे, वो भी बिना पानी डाले। बाथरूम से बाहर एक बेसिन था जिसमें नल के पास चप्पलें खोसी हुई थी। पान की पीक और गुटखा ऐसा अटा पड़ा था जैसे चौरसिया पान भंडार का पिछवाड़ा हो। किचन में अखबार और जूते रखे हुए थे। चूंकि खाना टिफिन का आता था सो वहां कुछ और रखने का मतलब नहीं था। कभी कभार इमरजेंसी के लिए एक छोटा सिलेंडर और कुछ समझ नहीं आने वाली सामग्री एक कोने में रखी हुई थी। कमरे के अंदर एक कोने पर एक रैक में मोटी मोटी विशालकाय किताबें रखी हुई थी। एक रैक के निचले शेल्फ में NCERT की किताबें और उसके ऊपर बादाम का डिब्बा रखा हुआ था। दूसरे शेल्फ पर घी की शीशी, बनफूल तेल, इसबगोल की भूसी और बाल झड़ने की कुछ दवाइयां रखी हुई थी। ऊपर के शेल्फ पर एक बड़ा सा दर्पण, पतंजलि का फेसवॉश, पतंजलि का मुरब्बा, पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट, पतंजलि का आंवला जूस, मुल्तानी मिट्टी, घृत कुमारी तेल और पतंजलि की अजवाइन एवं हरड़ पाचक रखे हुए थे।
पतंजलि के इतने सारे प्रोडक्ट देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद पतंजलि का यूपीएससी के साथ कोई व्यापारिक करार हुआ हो। बेड से सटे टेबल पर पत्र पत्रिकाओं का एक बड़ा सा टीला खड़ा था। दीवार पर एक तरफ भारत और विश्व के नक्शे चिपके हुए थे और उन पर कई विशेष जगहों पर लालहरे स्केच से गोले किए हुए थे, जैसे किसी गड़े खजाने की खोज का मिशन हो। दीवार पर एक तरफ हनुमान जी और मां काली की बड़ी सी तस्वीरें ब्लैक टेप से चिपकाई गई थी। बेड के सिरहाने 15-20 पन्नों में लिखे सिलेबस को साटा गया था। जो जगह बची हुई थी वहां मुख्य खबर वाली अखबार की कतरन को साट दिया गया था। पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी दवाखाने वाले वैद्य का तंबू हो। 25 गज के इस कमरे में बेड, मेज, कुर्सी, रैक समेत बाकी सामान रखने के बाद बस इतनी सी ही जगह बची थी जहां संतोष ने अभी-अभी अपना बैग रखा था। संतोष ने मन ही मन सोचा, सचमुच तपस्या कर रहे हैं लोग यहां। तो ये था अध्याय 3। मुखर्जी नगर की इन गलियों में हर रोज न जाने कितने ऐसे डार्क हॉर्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, जहां हारना मना है और जीतना एक जिद। पर क्या ये जिद अंत तक बनी रहेगी, या वक्त की धूल इन सपनों को भी धुंधला कर देगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे मेरी बात सुनो। याद रखिए, आपकी कहानी भी सुनने लायक है।